देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या वेरिएबल्स के बारे में देखा था, और वेरिएबल्स का ही एक और पार्ट है कांस्टेंट, उसको भी आज हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद में ऑपरेटर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बारे में क्या है कि जैसे हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसके बाद में हम उसकी वैल्यू को कर सकते हैं चेंज, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते या नहीं हो सकती है, जैसे पाई की वैल्यू। तो ऐसी वैल्यूज को हम करते हैं कांस्टेंट के अंदर। कांस्टेंट को बनाने के दो तरीके हैं यहाँ पे पीएचपी के अंदर, एक तो है डिफाइन से और एक है कॉन्स्ट। यहाँ पे दो चीजों का यूज क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फंक्शन के अंदर कांस्टेंट को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डिफाइन मेथड का यूज करना होगा, अदरवाइज ग्लोबल लेवल पे हम कॉन्स्ट का यूज करके कांस्टेंट बना सकते हैं। तो हम देखते हैं इसके बारे में थ्योरी क्या कहती है। इन पीएचपी कांस्टेंट्स आर लाइक वेरिएबल्स बट वंस दे आर डिफाइंड दे कैन नॉट बी चेंज्ड। हमने ये बताया कि जैसे वेरिएबल के अंदर वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, कांस्टेंट में ऐसा नहीं होता। कांस्टेंट्स आर टिपिकली यूज्ड टू स्टोर फिक्स्ड वैल्यू। ये ज्यादातर कैसी वैल्यू को स्टोर करने का काम आते हैं, फिक्स्ड वैल्यूज को। तो हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने लिखा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिखने के बाद में हम पाई की वैल्यूज के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको कैपिटल नेमिंग रखनी है या फिर कैसी भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन के अंदर हम केस इनसेंसिटिव कर सकते थे 7.3 वर्जन तक, उसके बाद तो उसमें भी बंद हो गया, और यहाँ पर तो आप जिस तरीके का नाम देंगे उस तरीके से यूज करना है ही। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करवा दी, 3.14। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं यहाँ पर डॉलर साइन का यूज नहीं करते, जिस तरीके से हम एक वेरिएबल को डिफाइन करने में करते थे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, 3.14 की वैल्यू पाई के अंदर जाके सेव हो चुकी है। दोबारा से हम इसे रीराइट करना चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। वी कैन डिक्लेयर कांस्टेंट यूजिंग टू मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे दो तरीके से हम कांस्टेंट बना सकते हैं। पहला मेथड कौन सा है हमारे पास, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के लिए मैंने आपको अभी एक एग्जांपल भी दिया था, पाई की वैल्यू डाल के, वो देखिए इस तरीके से सिंटेक्स के अंदर आता है। ओनली एट द टॉप लेवल नॉट इनसाइड फंक्शन और मेथड। इस मेथड का यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के ऊपर यानी ग्लोबल लेवल के ऊपर कांस्टेंट्स को बना सकते हैं। अगर हमें किसी फंक्शन या किसी मेथड के अंदर अगर वैल्यू को डालना है, कांस्टेंट की वैल्यू को सेव करवाना है, तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। इस कारण से हमारा ये दूसरा मेथड पिक्चर में आता है जहां पर हम डिफाइन को यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या कहता है कि पहले हम लिखेंगे डिफाइन कीवर्ड, उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में पहला जो हमारा आर्गुमेंट आएगा वो होगा कांस्टेंट का नेम। दूसरा जो हमारा आर्गुमेंट है वो है उस कांस्टेंट की वैल्यू। अब यहाँ पे गौर से देखिए, मैंने केस इनसेंसिटिव लिखा है और उसे रेड किया है, यानी तीसरा आर्गुमेंट हमारा पीएचपी के 7.3 वर्जन तक होता था केस इनसेंसिटिव, जिसमें आपको वैल्यू पास करनी होती थी ट्रू या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू हुआ करती थी वो होती थी फॉल्स, यानी कि अगर आपने पी आई बड़ा लिखा है तो आप फॉल्स के केस में उसको पी आई से ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे ट्रू पास कर दिया तो वो हो गई केस इनसेंसिटिव। इस केस में यहां पर इस वाले पी आई में और इस स्मॉल पी आई में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों हो जाते हैं बराबर। ठीक है, आगे यहां पर पीएचपी 7.3 के बाद में ये बंद हो गया है, तो हम यहां दो आर्गुमेंट तक की ही वैल्यू को पास करेंगे। जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है बेबी, नेम, वैल्यू और केस इनसेंसिटिव के बारे में, वो इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी हुई है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है, ट्रू और फॉल्स हम इसमें पास कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन क्लास स्टार्ट होने पर दी थी, वो इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने एक टेबल ग्रुप में आपको प्रेजेंट की है। देखिए सबसे पहला इसके अंदर हमारे पास में सिंटेक्स आता है। तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम डॉलर का यूज करते हैं, उसके बाद में वेरिएबल का नाम होता है और वेरिएबल में असाइन करने वाली वैल्यू होती है। राइट हैंड साइड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर असाइन की जाती है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट के अंदर यहां क्या हो रहा है, डिफाइन के अंदर नाम और उसके बाद में वैल्यू हम देंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, कॉन्स्ट के बाद में नाम और उसके बाद में इक्वल के बाद में वैल्यू। तो इन दोनों के सिंटेक्स आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रीअसाइनेबल, नाम से पता है कि कॉन्स्ट को हम दोबारा असाइन नहीं कर सकते,
लेकिन वेरिएबल्स को किया जा सकता है। ठीक है, ग्लोबल स्कोप देखा जाए तो ग्लोबली कांस्टेंट का यस, यानी कि हम ग्लोबल लेवल, लोकल लेवल, स्टैटिक लेवल, इनकी जब बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या है हमारा, ग्लोबल लेवल। लेकिन यहां पर जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोई स्कोप नहीं है, जिस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर जाएगा तो क्या कहेंगे उसे, लोकल। अगर हमने इसको पीएचपी की फाइल को स्टार्ट होते ही लिख दिया तो कौन सा हो जाएगा, ग्लोबल। ठीक है, अब प्रीफिक्स की बात करें तो डॉलर का साइन कांस्टेंट में यूज नहीं किया जाता, जबकि वेरिएबल के अंदर डॉलर का साइन यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैजिक कांस्टेंट्स, हम यहां पर कुछ मैजिक कांस्टेंट्स को पीएचपी की तरफ से देखते हैं। उनका यूज बेसिकली डीबगिंग के पर्पस से किया जाता है। जब हम पीएचपी में कोई कोडिंग करते हैं तब हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन, एरर्स वगैरह अवेलेबल हो उस कोड के अंदर, तो ऐसे केसेस में उस कोड को जो सस्पिशियस होता है हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, फिर बाद में उसे हैंडल किया जाता है कैच ब्लॉक से, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। उस जगह पर हम इस प्रकार के मैजिक कांस्टेंट्स को यूज कर सकते हैं। इनका क्या बेनिफिट है, सपोज हमें एक एरर आती है तो हमें जाकर ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो लाइन ऑफ कोड हमने कहां लिखा है, हम डायरेक्टली इन मैजिक से, मैजिक कांस्टेंट से, देखिए यहां से हम क्या पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन में एरर आई है। इससे पता चल सकता है कि कौन सी फाइल में एरर आई है। इससे मालूम चलेगा कि वो डायरेक्टरी कौन सी है जहां पर ये फाइल स्टोर है। फंक्शन से ये मालूम चलता है कि उस डायरेक्टरी में जिस फाइल में एरर आई है उसकी क्लास की किस फंक्शन से ये एरर जनरेट हुई है। इसी तरीके से यहां पर सभी के सभी मैजिक कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमें पीएचपी की तरफ से देखने को मिलते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन इधर दिया है, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो देखो हमको यहाँ पर अपाचे को स्टार्ट करना होगा, वरना हमारा पीएचपी का कोड चलने नहीं वाला। ये सब मैं रामायण हटा देता हूँ यहाँ से। बेसिक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो हम कॉन्स्ट के साथ में कोई वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो वैल्यू है यहाँ पर पाई। पाई को मैंने लिख दिया 3.14। पहली चीज तो आपको ये समझना होगा कि मैंने एक बार ये कर दिया तो मैं दोबारा से इसको रीअसाइन नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं इसको कर सकता हूँ इको करने के बाद मैं क्या लिखूंगा, पाई, और इसको चला के चेक करते हैं ये यहां पर काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए ये रही हमारी, तो 3.14 आ गया। दूसरा मैंने कहा था कि इसको रीअसाइन नहीं किया जा सकता, तो मैं इसको रीअसाइन करना चाहता हूं एक बार, ये देखने के लिए क्या इसमें एरर आती है। तो बेशक इसमें एरर आएगी, कांस्टेंट पाई ऑलरेडी डिफाइंड। तो फिर अब क्या करें, ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैंने दूसरी चीज पढ़ी कि मैं डिफाइन के साथ में भी एक वेरिएबल बना सकता हूं, तो उसका नाम मुझे देना होगा यहाँ पे। तो नाम मैंने सपोज नेम ही दे दिया और वैल्यू उसकी दे दी मैंने, सपोज करो मैंने इसकी वैल्यू दे दी फ्लक्स। ठीक है, फिर मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैं करना चाहता हूं इसको प्रिंट, तो मैंने इको किया और इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, नेम। ठीक है, देखिए फ्लक्स आ गया। मैं एक बार के लिए इसको बंद कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए फ्लक्स आ गया। अब मैंने देखा कि मैं कॉन्स्ट की वैल्यू को दोबारा से रीडिफाइन नहीं कर पा रहा था। क्या डिफाइन के साथ में भी यही केस है, मैं चेक करना चाहता हूं। तो मैंने अब यहां पर वैल्यू क्या दे दी, लेट सपोज मैंने इसकी वैल्यू दे दी आशीष। ठीक है, तो यहां पर सेम एरर दोबारा आ गई, तो यानी मैं डिफाइन के साथ में भी ये काम नहीं कर सकता। चलो इसको हटा देते हैं। अब मैंने ये चीज देखी थी कि मैं फंक्शन जब बनाता हूं तो उसके अंदर लेट सपोज मैंने पाई वैल्यू का फंक्शन बनाया है और उसके अंदर मैं पाई की वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर ये चीज कर पाऊंगा बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि यहां पर पाई जो हमारा है वो एक कांस्टेंट है और ग्लोबल है। कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। मैंने इसको बंद कर देता हूं एक बार के लिए।
सॉरी, इसका नाम जो मैंने लिखा है इसको कॉल भी कराना पड़ेगा। देखिए आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब मैंने ये भी सुना था कि मैं डिफाइन की वैल्यू को भी अंदर यूज कर सकता हूं, तो करके देखते हैं। चलो ये भी पक्का हो गया। तो यानी कि मैं डिफाइन और कॉन्स्ट से दोनों को वैल्यू को बना भी सकता हूं और ग्लोबल और लोकल स्कोप के अंदर उसको एक्सेस भी कर सकता हूं। लेकिन मैंने एक चीज और सुनी थी कि अगर मैंने फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो मैं कॉन्स्ट से उसको डिफाइन नहीं कर सकता। चेक करें, छोड़ते हैं इसको अपन बाहर से, ये वाला नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब ये कांस्टेंट पाई जो है, और सब कुछ आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन को मैंने, अभी आपको फंक्शन के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन एक बार केवल हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस चीज को कर रहे हैं। तो आपके पास में एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ 3 लाइनें लिखी है, इसमें से एक तो कमेंटेड, उसको छोड़ दीजिए। कांस्टेंट मैंने बनाया पाई, उसको मैंने प्रिंट करवाया सिंपली और कुछ नहीं। तो देखिए एरर आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कांस्टेंट की है और मैं उसको फंक्शन के अंदर नहीं बना सकता। तो देखिए एरर आ गई कि कॉन्स्ट टोकन जो है अनएक्सपेक्टेड है ऑपरेटर्स पे। ठीक है, ऑपरेटर्स की बात करें तो पहले तो ये बात करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या है। जब भी हम देखो वेरिएबल, वैल्यू या ऑपरेटर और फंक्शन को साथ साथ जब काम में लेते हैं ना, तो ये कहलाता है एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है? जैसे मैंने यहां लिखा, सबसे पहली चीज ये क्या है, फंक्शन है एक, ये क्या है, दोनों के दोनों वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद में ये जो तीसरी है ये क्या है, वैल्यू। अब इनके बीच में जो मैं काम में ले रहा हूं ना, ये है ऑपरेटर। क्या है ये, कौन सा ऑपरेटर है ये, कौन सा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो पहली चीज ये क्लियर हो गई कि एक्सप्रेशन किस चीज के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, वेरिएबल, वैल्यू, ऑपरेटर और फंक्शन के कॉम्बिनेशन को। ठीक है, इन पीएचपी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। ऑपरेटर्स पीएचपी के अंदर वेरिएबल और वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के हमारे पास में ऑपरेटर अवेलेबल है। पहला है अर्थमेटिक, दूसरा है असाइनमेंट, फिर है कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, एरे ऑपरेटर, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। इनमें से आप लोगों को कितने पता है कुछ आइडिया सी वगैरह या किसी में भी? क्योंकि ये चीजें चेंज नहीं होती है, ये सब एज इट इज चलती आ रही है। आज की जो क्लास है ना, उसके अंदर हम ज्यादा नहीं 2 ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल भी करना है हमको, है ना। प्रैक्टिकल करे बिना तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये तो समझ में आ गया आपको कौन कौन से टाइप के होते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में, सॉरी ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं अभी, इनके साइन कौन कौन से हैं। पहला देखो, अर्थमेटिकल ऑपरेटर में हम क्या क्या चीज देखते हैं, प्लस माइनस, ये एक्स्ट्रा क्या करता है, स्टार है, मल्टीप्लाई करता है ना, डिवाइड, मॉड्यूल, और ये क्या काम करता है, पावर। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हम इन सब साइंस को यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर, चलो बोलते क्या है इनको ये बताओ एक बार। ये तो इक्वल टू है, दूसरा वाला क्या है, प्लस इक्वल टू, है ना, यही है ना, कंफ्यूज कर रहे हो, ये सब आता है। चलो क्लास खत्म। आते हैं ना, अब आगे देखते हैं अपन कंपैरिजन ऑपरेटर। नाम से पता चल रहा है ना ये कर क्या रहे हैं भाई। चलो इसका तो मालूम चल गया, अर्थमेटिक का तो मैंने बता ही दिया था एग्जांपल एक देके। असाइनमेंट का भी मालूम चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है किस तरफ से किस तरफ, राइट से लेफ्ट। राइट में हमारी क्या होती है, वैल्यू, लेफ्ट में हमारे पास में क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट भी तो होता है, एक ही बार से, लेकिन कर तो रहे हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आया था क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखो डबल इक्वल टू है, ट्रिपल इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, और लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ये पता नहीं कौन सा वाला है, देखेंगे ना। तो कितने सारे हो गए, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, है ना। तो ये जो है ये सारे के सारे क्या काम आते हैं, लेफ्ट की वैल्यू को राइट की वैल्यू से कंपेयर करने के काम आते हैं। उनके सबके अलग अलग केसेस हो सकते हैं, अलग अलग यूटिलाइजेशन हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हम इस टेबल से गेन करना चाहते हैं वो सिर्फ इतना कि ये ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। अच्छा यार ये कंप्लीट नहीं है, इसको एक बार ऐसे देखो। तो ये क्या है, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, ठीक है। जब हम इस प्लस को आगे की तरफ लगा देते हैं तो क्या कहलाता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर इस माइनस को आगे लगा देते तो क्या होता है फिर, क्यों, जब ये पोस्ट है तो ये प्री कैसे हो गया भाई, अरे आगे तो ये हुआ ना। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अगर कोई चीज आगे जाके लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, पोस्ट, अब पहले लग जाएगी तो क्या होगा, क्लियर हो गया। तो अब इसके एप्लीकेशन बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए आपको। नाम क्या है, अब ये ये करता है वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम। जैसा कि मैंने कल एक कोड लिखा था, तब मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर इंक्रीमेंटल ऑपरेटर यूज नहीं कर रहा, मैं वहां पे क्या किया था, लेट सपोज x लिया था मैंने, तो x इज इक्वल टू x प्लस 1 किया था मैंने। लेकिन उसकी जगह पर हम ये भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे वो बाद में देखेंगे। फिर क्या है उसके बाद में, लॉजिकल ऑपरेटर, ये लॉजिकली चीजों को कंपेयर करता है लेफ्ट और राइट की, ठीक है, कैसे करता है वो एप्लीकेशन भी बाद में देखेंगे। स्ट्रिंग ऑपरेटर, यहां पे डॉट और डॉट इक्वल टू है। पहले तो ये बताओ कि कल अपन ने दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट किससे किया था, प्लस से या फिर डॉट से, किससे किया था, डॉट से किया था। प्लस लगाया था तो क्या हुआ था, एरर आई थी, और प्लस को हमने अगर किसी वैल्यू के साथ में काम मिल लिया तो क्या हो गया था, एडिशन हो गया था ना, कि वो तो उस वाले सीन में चला गया, अर्थमेटिक वाले में, समझ गया था ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे एरे के लिए भी कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या, कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल को और क्या बोलते हैं, टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पता है, C++ में जो था वही कॉन्सेप्ट है भाई। ये सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्नरी जो ऑपरेटर है इसको हम बहुत ही कम काम में लेते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया चीज है ये। सिंगल लाइन के अंदर लॉजिक भी चेक हो गया, सिंगल लाइन के अंदर आपने वैल्यू भी पास कर दी, चाहे से आप पूरा पूरा इसके अंदर लॉजिक भी रिटर्न कर सकते हो, एक्सप्रेशन भी रिटर्न कर सकते हो, या वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। यहां पर इसमें और इसमें बहुत माइनर सा एक डिफरेंस होता है, वो हम जब ये पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, या तो दोनों सही होंगे तो चलेंगे, या दोनों गलत होंगे, सॉरी दोनों सही होंगे तो चलेंगे, या फिर दोनों में से एक सही होगा तो चलेगा, यही तो केस होता है इसका। अब कौन सा दोनों चेक कर रहा है, कौन सा एक ही चेक कर रहा है, किसके अंदर एक सही होने के बाद में भी दूसरी वैल्यू चेक हो रही है, किसमें एक सही हो गई तो ही छोड़ के आगे चला गया, वो हम देखेंगे आगे, है ना। तो ये सब चीज क्लियर है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। In PHP, the arithmetic operator plus, minus, and so on work much as we would expect.
मतलब क्लियर है ना कि हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा ये कुछ काम करता है। क्या करता है? इनेबलिंग अस टू राइट एक्सप्रेशन एज थ्रू दे वर सिंपल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहां पर एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्या करा है, डॉलर सी के अंदर हमने असाइन करवाया। ये क्या है? असाइन। राइट की वैल्यू लेफ्ट में होगी या लेफ्ट की वैल्यू राइट में होगी? कैसे होगा? क्या होगा इसमें? लेफ्ट राइट कौन सा पहले बताओ तुम। ये लेफ्ट है ना? ये लेफ्ट है या फिर ये लेफ्ट है? अरे किसके इधर उधर कंपेयर कर रहे हो तुम? प्लस के इधर उधर कर रहे हो, इक्वल के इधर उधर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो कंपेयर? इक्वल के? फिर ठीक है, चलो। तो इक्वल के जो पोर्शन इधर है ना वो लेफ्ट वाला हो गया हमारा, और इक्वल के इधर हो गया जो राइट वाला हो गया। तो राइट की वैल्यू हमेशा किस में जाती है? लेफ्ट में। ये हम असाइनमेंट कर रहे हैं। अब इधर की तरफ जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसको अगर पूरे को देख रहे हो तो ये क्या कहलाती है? एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एड्स ए एंड बी एंड असाइन रिजल्ट टू सी। यहां पर ए और बी को जोड़ के असाइन किसको किया जा रहा है? सी को। क्या किया जा रहा है? रिजल्ट असाइन किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर 6+3 9 होते हैं, 6-3 3 होते हैं। ये अगर गणित में नहीं पढ़ा तो पढ़ नहीं चलता, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको करके देख लेते देख लेते हैं। कांस्टेंट से पहले क्या पढ़ा था? वेरिएबल। ये ऑपरेटर स्टार्ट हुआ, इससे पहले वाला एक मैजिक कांस्टेंट्स। ये अपन और देख लेते हैं, मैजिक कांस्टेंट है ना। यहां तक तो देख ही लिया था अपन ने, मैजिक कांस्टेंट देख लेता। तो मैजिक कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा बताओ? CONST, सॉरी बाहर लिखना पड़ेगा, यहां तरह रह जाएगी ना। तो यहां पे लिख दूं कॉन्स्ट, उसके बाद में लाइन, और फिर क्या वैल्यू देनी इसको? इक्वल टू। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं? जो मैजिक फंक्शन है उसमें वैल्यू तो खुद आ रही है ना, हम क्यों डाल रहे हैं? और अगर हम डाल भी रहे हैं तो कौन सी लाइन? लाइन तो प्रिंट ही कर रहा है ना, जिस लाइन पे खुद होगा वो प्रिंट कर रहा है ना वो। तो अगर हम इसको डिफाइन कर देंगे चौथी लाइन के ऊपर तो हमेशा 4 ही रिटर्न करेगा ना ये। इसलिए मैजिक फंक्शंस को कभी डिफाइन नहीं किया जाता। ये तो हो गया गलत, इसको हटा दो। तो फिर क्या करें? डायरेक्टली काम कर ले ले इसको, चेक करेंगे, क्या पता डायरेक्टली चलता होगा। छोटा बड़ा मत हो यार। अच्छा, इसमें ये सिंगल लगेगा या डबल लगेगा? डबल। सिंगल लगाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ। डबल से देखें, रंग बदल गया इसका, चल रहा नहीं है। आ गया। और इसके अलावा और क्या क्या था? फाइल। इसी को रिप्लेस कर लो, अलग अलग लिखूं? अलग अलग इसी को कर देता हूं ना। इसी पोजीशन पे हमारी फाइल है या फिर कहीं और है? तो अगर हमने इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर डिबगिंग साइड पे लगाया होता तो हमको ये नहीं पता करना होता ना कि फाइल में कौन सी एरर आ रही है, इससे मालूम चल जाता ना। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में है DIR।
क्या काम आता है? डायरेक्टरी देखने के कि हम किस डायरेक्टरी में, तो यानी कि ये डायरेक्टरी तो थी, इसमें से क्या हट जाएगा? फर्स्ट फाइल डॉट पीएचपी, तो ये डायरेक्टरी आ गई। उसके बाद में हमारे पास में क्या है? फंक्शन। कोई फंक्शन है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो अगर फंक्शन नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा? देख रहे हैं? कुछ भी नहीं आया। एक फंक्शन डाल के देखें। ठीक है, जो लिखी तो रहा हूं मैं, डिफाइन थोड़ा कर रहा हूं। फंक्शन से बात, अरे फंक्शन उसका काम ही फंक्शन बताने का है, वो फंक्शन से बाहर नहीं होगा ना, फंक्शन के अंदर ही होगा। चलो ये क्यों नहीं चल रहा है, इसको चेक कर लेंगे। और उसके अलावा क्या बच रहा है? क्लास, मेथड, चलो भाई तीन नहीं चल रहा है ना अपने पास, तो इनको चेक करके आना है डेप्रिकेट हो गए क्या हो गए। मेथड नेम, फंक्शन नेम और क्लास नेम, ये तीन को चेक करना। नेम स्पेस वो तो है ही नहीं, वो डाला हुआ नहीं है। नेम स्पेस का क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं इस फाइल के अंदर नेम स्पेस दूंगा, फिर इसको कहीं यूज करूंगा डिफाइन करके, तब नेम स्पेस आएगा, यानी कि हमको दो फाइल बनानी पड़ेगी, दोनों में कोडिंग करनी पड़ेगी। तो अभी तीन फंक्शन नहीं चल रहे हैं, उन तीन का एक बार मालूम करके आना क्या सीन है, मैं भी देखता हूँ क्या डेप्रिकेट हो गया क्या हो गया। तो हमारे पास में मैजिक फंक्शंस थे, वो देख लिया हमने। उसके बाद में क्या करा था हमने? अर्थमेटिक, इसी में सारे जोड़ बाकी गुणा भाग कर देते हैं। जब भी आता था ना टॉपिक, तो हम कैलकुलेटर बनाते थे बैठ के, वो जोड़ बाकी करके फंक्शन बना क्या लो। अभी अपने फंक्शन का टॉपिक नहीं आया, अपन भी वैसा कुछ करके देखेंगे पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते थे हम? पहले डॉलर लगाएंगे, कोई भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसके क्या करेंगे? डॉलर लगाएंगे। तो इसका नाम वैसा रखते थे जैसे है ऐड, ठीक है। कैपिटल रख दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, बस यूज भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसा ये है। तो इसमें मैंने रख दिया, ठीक है। ये पॉसिबल है, चेक करते हैं। चल रहा है ये, चलेगा ये चलेगा। तो क्या आएगा? एरर है, क्या होगा बताओ? चलेगा नहीं यानी 5 आएगा रिजल्ट, क्या होगा बताओ? रिफ्रेश नहीं होगा? अनडिफाइंड वेरिएबल नहीं, प्रिंट तो करेगा ना यार, ऑब्वियस बात है। देखो इसमें सबसे अच्छा काम क्या है, जिस लाइन पे एरर आई थी उस लाइन का एरर प्रिंट किया, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया, जब तक कि आप इसके अंदर यहां पर इसको टर्मिनेट नहीं करवा देते, बंद करवा नहीं देते।
ठीक है, इस लाइन पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे एरर है, मैंने यहाँ पे बंद करवा दिया, ऐसा सीन होता है। अब यहाँ पर डिफाइन नहीं है, ऐसा एरर है। मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छी प्रैक्टिस पीएचपी में क्या होती है कि जहां पर इसको बनाया गया वहीं पर उसको डिफाइन इनिशियलाइज किया, यहीं पे इसको डिफाइन करना है। अब अगर इसको अंदर नहीं करता हूं तो इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या गई है, ये भी तो बताया था, नल। अब नल को ये जोड़ रहा है 5 के साथ में, तो दिक्कत आ रही है इसको। अच्छा, अगर आपको कुछ भी नहीं देना तो 0 दे दो इसके अंदर, कोई दिक्कत ही तो नहीं है ना। तो इसको 0 दे देंगे तो अब चलेगा, ठीक है। तो ये भी चल गया। मैं इस ए को एक ही बार बनाया हूं, बार बार यूज कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, चल रहा है। 3। अब ये बताओ, मैं 2 अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेशंस को एक एक्सप्रेशन में काम में ले सकता हूं क्या? है, ले सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। ठीक है, उसके बाद के अंदर क्या करेंगे हम, अब इसका नाम ऐड रखना बेकार होगा, हम सारी चीजें इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसके अंदर यहां तक आ गए, प्लस माइनस गुणा भाग। अच्छा, मॉड्यूलस का काम क्या होता है? मॉड्यूलस का और तो सब जादू की चीजें नहीं है, रिमाइंडर है ना। मैथमेटिक पता होना चाहिए अपन को कि जैसे पहले तो इसका बताओ, इसका क्या आएगा? है 10 आएगा, 0 आएगा या 10 आएगा? बताओ यार, तुम गणित की बातें कर रहे हो यहाँ पे, फिर उसमें मत फेलो यार। क्या आएगा? कुछ आएगा भी नहीं आएगा? है, आएगा? मैं तो कह रहा एरर आएगी। ये देखो ना, छोटा तो हमने काम में लिया और बड़ा डिफाइन किया है, 0 आएगा। इस तरफ जो भी कुछ है उसमें अगर उधर से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो हमारे पास में 0 आता है। ठीक है, समझ में आ गई चीज? इसकी जगह पे मैंने कर दिया 3, तो क्या आएगा? 3 3 9, कितना बचा? 1। समझ रहे हो सर? अब इसको यूज करते हुए एक चीज, अच्छा एक वो और बचा हुआ है, वो भी कर देते हैं। क्या हुआ ये? है 10 की पावर कितनी लगी? 3। 3 0 आ गए ना, 10 गुणा 10 गुणा 10। कंफ्यूज हो गए तुम तो यार, फिर से क्लियर हो गया ना, कोई टेंशन नहीं है। अब एक चीज तुमको पता होनी चाहिए, नंबर रिवर्स करने के लिए कल एक कोड लिखने की कोशिश करना, नहीं लिख पाओगे मैं लिखवा दूंगा। होता क्या है, जैसे मैंने एक नंबर लिया, थोड़ा सा मैं बेस देता हूं तुमको, नंबर भी डिफाइन कर देता हूं ऑलरेडी। नंबर है ये नंबर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि कल आप एक ऐसा लॉजिक लिख के लाओ, इस नंबर को हम ट्राइवर्स कर सके, मतलब कि अब ये 3 2 6 5 जो है ना, वो लिखा हुआ होना चाहिए 5 6 2 3। ठीक है, इसको करने के लिए आपको है ना, एक तो मॉड्यूलस लगेगा, ठीक है, एक डिवाइड लगेगा। 2 ऑपरेटर आपको यूज करना है, सिर्फ 2 ऑपरेटर को आप यूज करेंगे तो आप ये चीज कर सकते हैं। एक हिंट के तौर पे मैं बता देता हूं आपको, हिंट है, बनाऊंगा नहीं मैं, बनाऊंगा कल। ठीक है, जैसे मान लो इस नंबर को मैं ले रहा हूं 3 2 6
5। ठीक है, 3 2 6 5 के अंदर अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 5 5 आएगा? 5 नहीं आएगा। ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना, ये ऐसे तो बनेगा। लेकिन अगर मैं इसका मॉड्यूलस लेता हूं 10 से तो क्या आएगा? अब 5 आएगा। तो क्या निकल के आ गया? 5। लेट सपोज मैंने ये 5 हटा दिया यहां से, तो अब क्या निकल के आ गया? फिर मैंने दोबारा से इसमें से ये हटा दिया, अब क्या निकल के आया? फिर एक और बार हटा दिया, तो अब फिर क्या आ गया? 3। तो हर बार मॉड्यूलस करने पे अगर ये कैसे भी करके एक एक कम हो जाए तो मुझे सारी की सारी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और अगर तुमने खुद ने मुझे बोला, मैंने नहीं बोला, ये बात है ना, कि पहले तुमको मिला 5, फिर तुमको मिला 6, फिर तुमको मिला 2, फिर तुमको मिला 3, है ना। अगर मैंने इसको किसी में सेव करवा लिया, तुमको एरे तो नहीं पता अभी, तो तुम तो क्या करना, 4 वेरिएबल बना लेना, है ना, A1 A2 A3 A4। अभी एरे का छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, 4 बनाए और 1 2 3 4 चारों को सेव करा लिया। सबसे लास्ट में जो आपको मिला वो सबसे पहले होने वाला है ना, तो इसको किससे गुणा कराना? 10 से करवा देंगे। और अब जो ये 10 है, इसको मान लो आपने एक वेरिएबल में रख लिया, उसके बाद में इसके अंदर एक और 0 बढ़ानी है, तो आपको क्या करना है, फिर इसको 10 से गुणा करवा देंगे, तो अब की बार क्या आ गया? 100। अब इस 100 को कराएंगे इससे गुणा, फिर इस 100 को कर देंगे किससे? 10 से गुणा, तो अब क्या आएगा? 1000। अब 1000 को यहां से कर देंगे, फिर इसको दोबारा 10 से कर देंगे गुणा, तो क्या आ जाएगा? 10,000। इसको इससे कर देंगे, सॉरी यहां पर तो 1 से चलेगा मामला, तो तभी तो क्या बोला किसने? मैंने चालू कर दी गणित, तुमने देखना चालू कर दिया। तो पहले तो आएगा कितना? 10, फिर आएगा कितना? 100, फिर कितना आएगा? 1000। तो अब यहां पर क्या आएगा? 1 से गुणा हो गया, फिर 10 से गुणा हो गया, फिर 100 से हो गया, और फिर 1000 से हो गया। अब बचपन में हमने ये तो पढ़ा है ना कि एडिशन कैसे करते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो ये तो हो गया 3, ये हो गया 20, ये हो गया 600, और ये हो गया 5000। इन सबको जोड़े, 3 2 6 5, ये आ गया। तो अब पूरी गणित में सिर्फ एक ही चीज समझ में नहीं बैठ रही है कि जो ये नंबर था पूरा का पूरा, इनमें से एक एक डिजिट गायब कैसे होंगे, है ना। तो मॉड्यूलस से तो वो नंबर मिलेगा, गायब करने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन ये 3 2 6 5 में से 10 का भाग लगा देंगे, क्योंकि जैसे ही 10 इसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डॉट लग जाएगा। अब इस डॉट की वैल्यू को दोबारा से आप सेव करवाओगे, तो कभी इंटीजर के अंदर डॉट के बाद वाली सेव कर तो होती है, देखिए आपने, तो क्या होगा? ये गायब हो जाएगा, फिर बचेगा सिर्फ ये। फिर 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ डॉट लग जाएगा, यहाँ डॉट लग जाएगा, तो ये भी गायब हो गया। फिर 10 का भाग लगाएंगे तो डॉट लग जाएगा, डॉट लगते ये भी गायब हो जाएगा। ऐसे करते करते आप लास्ट तक ट्राइवर्स कर दोगे। ट्राइवर्स करने के बाद में आपके पास में सब नंबर आ जाएंगे। नंबर निकालने के लिए आपको मॉड्यूलस काम में लेना होगा। निकलने के बाद में एक को हर बार 10 से गुणा करते हुए आगे तक चला देना है, जिनको आपने वेरिएबल में स्टोर करना है, एरे में नहीं करना है। पहले समझा देता हूं, सब कुछ करा दिया। क्यों? क्योंकि देखो आपको एरर आता है, किसी को दूसरे को आता हो नहीं आता हो, अपन को सबके हिसाब से चलना है। अभी एरर आएगा जब उससे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे अपन। सबसे गुणा करने के बाद में जो आएगा सबको जोड़ देंगे, तो ये नंबर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना? लॉजिक तो समझ में आ गया। लॉजिक के अलावा पीएचपी कैसे काम करती है ये भी समझ में आ गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर तक भी मैंने समझा दिया, वो भी दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो यानी कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो आपके दिमाग में है। दिक्कत है तो सिर्फ इस चीज की कि आपने पीएचपी के अंदर लैपटॉप, मतलब आपके लैपटॉप में पीएचपी को इंस्टॉल नहीं किया।
तो वो जाके आज कर लेना और इसको बना के लाना। ठीक है, क्लियर है? चले, ओके।